12th का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है एक्सेस डिमांड। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सेस डिमांड क्या होता है। ये एक्सेस डिमांड पढ़ने से पहले जो मैंने आपको 2 और 3 यूनिट्स इस चैप्टर की कराई है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज़ एक्सेस डिमांड। एक्सेस जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि एक्सेस मीन्स ज़्यादा होना, और क्या डिमांड, इट मीन्स डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो पहले अपन इसको मीनिंग से समझ लेते हैं कि क्या है मीनिंग एक्सेस डिमांड का। इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड बिकम्स हायर देन एडी। मीन्स ये जो एडी है ना, ये तो क्या है आपका एक्चुअल, ठीक है, और हायर देन जो आपका एक्चुअल है वो क्या है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या है, हायर है देन एडी प्लान। इट मीन्स एडी मीन्स क्या है, एग्रीगेट डिमांड, जो कि जो आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो प्लान से क्या है, ज़्यादा है। एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल सबसे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मीन्स कि इकोनॉमी में कैसी कंडीशन देखने को मिलती है, फुल एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या मिला हुआ है, वर्क मिला हुआ है, ऐसी कंडीशन में है फुल एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया था कि दोज हु वांट टू वर्क गेट द वर्क, दैट इज द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड क्या हो, तो क्लियर हो गया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कौन सी सिचुएशन है कि जहाँ पर जो लोग वर्क करना चाहते हैं और उन्हें क्या मिल जाता है, इजीली वर्क मिल जाता है, तो वो सिचुएशन होगी हमारी कौन सी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की। ठीक है, so this is the meaning of excess demand when actual aggregate demand is higher than planned aggregate demand, okay, at full employment level। ठीक है, अब मैं आपको एग्रीगेट डिमांड को, ये आपने डायग्राम है उसके थ्रू अच्छे से क्लियर करती हूँ। ये ओ एक्स एक्सिस है, ओ एक्स एक्सिस पे मैंने क्या रिप्रेजेंट किया आपको, इनकम। देन ओ वाई एक्सिस पे मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ आपको, ए डी एंड ए एस। इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये मैंने इसीलिए ही पहले बना लिया है बिकॉज मैं आपको बता चुकी हूँ कि एस ए एस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और ए डी कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो ए एस है, ए एस कर्व वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, ज़ीरो से। ठीक है, और ज़ीरो से स्टार्ट होके ये क्या जाता है आपका, स्ट्रेट जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ए एस कर्व हो गया। और ये कौन सा कर्व है आपका, ए डी कर्व। ए डी कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए डी पॉइंट है, कहाँ से स्टार्ट होता है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, हमारी इस डी पॉइंट से। ठीक है, और ये किसको कट करती हुई जा रही है, ए एस को। और ये जो ए डी है ये कौन सा है आपका, प्लान वाला ई डी है। ठीक है, अब पहले इस ए डी और इस ए एस को देखेंगे। ठीक है, इस जो ए एस कर्व ने, एग्रीगेट सप्लाई कर्व ने एग्रीगेट डिमांड कर्व को कहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को कट किया, इस ई पॉइंट पर। तो ई इज अ equilibrium point where we get equilibrium point and full employment situation। it means इस पॉइंट पर जो ई पॉइंट आपका आया, इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहाँ पर आपकी जो ए डी और ए एस है वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या सिचुएशन हो गई, इट मीन्स जो ई पॉइंट है ये कौन सी सिचुएशन हो गई, फुल एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स सब लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देती हूँ। जैसे एक इकोनॉमी ने डिसाइड किया कि उसने प्लान किया कि उसकी जो इकोनॉमी में डिमांड हो सकती है ना वो कितनी यूनिट्स की हो सकती है, 10,000 यूनिट्स की। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये तो कौन सी हो गई, हमारी प्लान वाली हो गई। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो डिमांड हुई वो कितने यूनिट्स की हुई, 12,000 यूनिट्स की। इट मीन्स प्लान से ज़्यादा क्या हो गई आपकी, एक्चुअल यूनिट्स हो गई ना। प्लान तो कितने यूनिट्स थी, 10,000 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में डिमांड कितनी की हो गई इकोनॉमी में, 12,000 यूनिट्स की, जो कि हमारा एक्चुअल जो है वो प्लान से क्या है, ज़्यादा है। इट मीन्स कौन सी सिचुएशन हो गई हमारी, एक्सेस डिमांड की। ठीक है, अब ये तो बात आ गई आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की, लेकिन फिर क्या होता है, ये तो हो गया प्लांट वाला, लेकिन एक्चुअल में क्या पोजीशन हो रही है कि हमारी जो AD1 है, ये जो मैंने AD1 आपको रिप्रेजेंट किया है, ये कौन सी वाली AD है, ये एक्चुअल वाली है। ठीक है, इट मीन्स एक्चुअल में क्या हुआ कि आपकी जो AD है, इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड, वो क्या हो गई, इंक्रीज, क्योंकि कितने यूनिट्स की डिमांड हो गई, 12,000 यूनिट्स की। ठीक है, फिर ये जो AD पॉइंट, AD जो ये कर्व था वो AS को क्या करके गया, कट। दोनों ने कहाँ पर कट किया एक दूसरे को, F पॉइंट पर। ठीक है,
अब इस एफ पॉइंट पर एडी और एएस क्या हो गए, कट हो गए। इट मीन्स ये हमारा एक्चुअल वाली का क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, कौन सा, एफ। लेकिन हम कौन सी सिचुएशन पर बैठे थे, फुल एम्प्लॉयमेंट पर, ठीक है, जहाँ पर इकोनॉमी में सब लोग क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। लेकिन जो अब हमारी डिमांड हो गई वो कितनी यूनिट्स की हो गई, 12,000 यूनिट्स की, ठीक है। आप देखेंगे कि जो इन दोनों के बीच का ये जो गैप है ना, ठीक है, ये क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। मीन्स जो हमारा एक्चुअल और प्लान के बीच का जो गैप है ना, वो क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशनरी गैप होगा। और इन्फ्लेशनरी गैप हमें क्या बताता है कि इन्फ्लेशनरी गैप मीन्स एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, हायर हो गई, किससे, प्लान से। इट मीन्स इन्फ्लेशनरी गैप में आपके जो प्राइस हैं वो क्या होने लगते हैं, राइज होने लगते हैं, ठीक है। ये कैसी सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि डिमांड तो कितने की होनी थी, 10,000 यूनिट की, लेकिन एक्चुअल में मार्केट में डिमांड कितनी यूनिट्स की हो गई, 12,000 यूनिट्स की। इट मीन्स सप्लाई तो है नहीं, लेकिन डिमांड क्या होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस क्या हो जाएंगे आपके, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये कैसी सिचुएशन हो गई आपकी, कि मीन्स आपकी एक्सेस डिमांड जब होती है तो ये जो एक्चुअल और प्लान के बीच का जो डिफरेंस है, ये वाला आपका जो डिफरेंस है, ये क्या होगा आपका, इन्फ्लेशनरी गैप। और इन्फ्लेशनरी गैप में आपके जो प्राइस हैं वो क्या होने लगते हैं, राइज होने लगते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि इसके रीजंस क्या हैं, रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक इज रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। अब हम देख रहे हैं कि किन किन रीजंस की वजह से जो हमारी डिमांड है वो क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाती है। क्यों हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है एक्चुअल, वो हमारी प्लान से क्या हो जाती है, ज़्यादा। उसके कुछ रीजंस हैं, जिन रीजंस को हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट रीजन क्या है कि जिससे हमारी एक्सेस डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। द फर्स्ट रीजन इज राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो क्या है ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मैंने आपको लास्ट जब हमने टॉपिक्स कवर किए हैं मैंने उसमें आपको बताया था कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, कि मान लीजिए हमें 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने देखा था ना, कि अगर हमें हमारी सैलरी का 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो हम उस 100 रुपीज़ में से कितने रुपीज़ तो क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और कितना रुपीज़ हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट मीन्स हमारा जो कंजम्पशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर हम कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जब डिमांड इंक्रीज होगी तो कौन सी सिचुएशन में आ जाएंगे हम, कि हमारी जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ऑफ राइज इन कंजम्पशन। आज आप देखेंगे कि पहले हमारे पास क्या होता था, कीपैड फोन होता था, ठीक है। अब कीपैड फोन आ गया, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि एंड्रॉयड फोन आ गए। पहले घर में एक ही एंड्रॉयड फोन होता था, आज घर में सबके पास ही क्या हो रहे हैं, एंड्रॉयड फोन है। तो हमारी डिमांड क्या होती जा रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो एक्सेस डिमांड के रीजन कौन है, हम ही तो लोग हैं, कि जो हमारा डिमांड हम इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए जो हमारी एक्चुअल हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो मार्केट में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स इकोनॉमी ने प्लान किया था कि 10,000 यूनिट्स की डिमांड होगी, लेकिन हो कितनी गई, 12,000 यूनिट्स की। तो क्यों हुई है, क्योंकि जो कंजम्पशन है वो क्या होता जा रहा है, डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन फॉर एक्सेस डिमांड, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, रिडक्शन इन टैक्सेस, ठीक है। पहले जो आपका टैक्स था, आपके पास आपकी सैलरी आई 10 रुपीज़, ठीक है। 9 रुपीज़ तो आप क्या करते थे, कंज्यूम करते थे, और 1 रुपीज़ आप क्या पे करते थे, टैक्स पे करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, रिडक्शन इन टैक्स, सॉरी, आप क्या कर रहे थे कि यहाँ पर 7 रुपीज़ तो आप कंज्यूम कर रहे थे, और 3 रुपीज़ आप क्या कर रहे थे, टैक्स पे कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, रिडक्शन इन टैक्सेस, जो टैक्स की रेट है वो क्या हो गई, डाउन हो गई। तो अब क्या हुआ, उस 10 रुपीज़ में से 9 रुपीज़ तो आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, और 1 रुपीज़ आप क्या कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो। दिस इज फॉर टैक्स एंड दिस इज फॉर कंजम्पशन, ठीक है। इट मीन्स टैक्स कितना पे कर रहे हैं आप, 1 रुपीज़ 10 रुपीज़ में से, और 9 रुपीज़ आप क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन टैक्सेस जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, बिकॉज अब लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे ना,
ठीक है। तो कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से जो हमारी डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेस डिमांड ड्यू टू रिडक्शन इन टैक्सेस। जो हमारी डिमांड है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड जो है कि रीजन किसका, एक्सेस डिमांड का, वो है फॉल इन इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, इम्पोर्ट मीन्स कि जब हम दूसरी कंट्री से गुड्स को क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, इट मीन्स परचेज करते थे, दैट इज द सिचुएशन ऑफ इम्पोर्ट। अब क्या हो गया, फॉल इन इम्पोर्ट, कि हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी कंट्री से क्या नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट जो अब हमारे कंट्री के जो प्रोड्यूसर हैं, जो हमारा कंट्री के जो प्रोड्यूसर हैं, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारी डिमांड कौन फुलफिल करेगा, जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वही तो हमारी डिमांड को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, बिकॉज हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो तो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, तो जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो लोकल प्रोड्यूसर की डिमांड इंक्रीज होने से कैसी सिचुएशन में आ जाएंगे हम, एक्सेस डिमांड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड रीजन कि फॉल इन इम्पोर्ट्स, कि इम्पोर्ट्स भी क्या हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, जिससे कि जो हमारा डिमांड है वो क्या हो रही है, राइज हो रही है, ओके। नाउ फोर्थ रीजन इज राइज इन एक्सपोर्ट, कि हमारे एक्सपोर्ट भी क्या होते जा रहे हैं, डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। अब जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। इट मीन्स पहले हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे, लेकिन आज जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो होते जा रहे हैं इंक्रीज। इट मीन्स हम दूसरी कंट्री को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री की गुड्स दूसरी कंट्री को क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, अगर हम दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमें क्या करना होगा कि डिमांड तो क्या होगी, राइज होगी ना, क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ रीजन ऑफ एक्सेस डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता जा रहा है आपका, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करोगे तो एम्प्लॉयज भी चाहिए आपको, ठीक है, आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। अब जब इनकी डिमांड राइज होगी तो इनको रिटर्न में भी तो मिलेगा ना, लाइक लेबर को क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी, ठीक है, लैंड को क्या मिलेगी, लेबर मिलेगी, लैंड को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। तो सबकी इनकम इंक्रीज हो रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा यूज में आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, इनको रिटर्न में भी क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो डिमांड क्या होगी, सबके पास इनकम आ रही है प्रॉपर, तो सब क्या करेंगे, डिमांड भी इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी क्या होते जा रहे हैं, डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। जब गवर्नमेंट अपने न्यू प्रोजेक्ट्स लाएगी, ठीक है, तो उसके लिए एम्प्लॉयज की भी नीड होगी, जब एम्प्लॉयज की नीड होगी तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो रही है एम्प्लॉयज की, तो एम्प्लॉयज को क्या मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी ना रिटर्न में, तो वो क्या करने लगते हैं, डिमांड भी इंक्रीज करने लगते हैं। सो दीज ऑल आर द रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड।